नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। बिजनेस आज तक में हम आपको कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिजनेस टॉप 10 से। गुरुवार को फिर बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 31 से 35 पैसे, डीजल 33 से 35 पैसे लीटर महंगा। केयन एनर्जी टैक्स विवाद मामले में सरकार दर्ज करा सकती है अपील। वोडाफोन के मामले में भी दर्ज की गई थी अपील। एयर इंडिया की बिक्री के जरिए सरकार के खाते में आ सकते हैं 15,000 करोड़ रुपए की रिपोर्ट का दावा। जनवरी में यूपीआई के जरिए हुए 230 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन, 4,20,000 करोड़ रुपए का लेन देन। ट्विटर को सरकार की कड़ी चेतावनी, भड़काए अकाउंट बहाल करने का फैसला न बदलने पर होगी सख्त कार्रवाई। किशोर बियानी ने सेबी के बैन के बावजूद रिलायंस के साथ जारी डील के बेअसर रहने का दावा किया। 25,000 करोड़ का है सौदा। शुक्रवार को आरबीआई की एमपीसी की बैठक में फैसलों का होगा ऐलान। फिलहाल ब्याज दरों में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं। आज से शुरू हुई नई टाटा सफारी की बुकिंग। 30,000 रुपए में ग्राहक करा सकते हैं बुकिंग। जैकमा चीन की सरकार के सामने झुकने को तैयार। समझौते की कोशिश के तहत रेगुलेटर के नियमों को किया मंजूर। बोर्ड की कारें अब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेंगी। गूगल से करार के तहत फोन की तरह मिलेगा आपको सॉफ्टवेयर अपडेट। 2020 में आत्मनिर्भर शब्द का इतना इस्तेमाल हुआ कि ऑक्सफोर्ड के शब्दकोश में आत्मनिर्भरता साल के हिंदी शब्द के तौर पर शामिल किया गया। अब असली चुनौती आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की है। इस बार के बजट में ऐसे कई ऐलान किए गए हैं जो भारत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ले जा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत का सपना हालिया बजट से कितना पूरा होगा, ये जानने की दिलचस्पी हर किसी में है। आखिर हो भी क्यों ना। आत्मनिर्भर को ऑक्सफोर्ड ने 2020 के हिंदी शब्द के तमगे के साथ अपने कोश में शामिल किया है। ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी है कि जिस कदर इस शब्द को प्रचार मिला, क्या उतना ही ये बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगा। जानकारों का मानना है कि बजट ने इस दिशा में मजबूती के साथ कदम बढ़ाए हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सेक्टर्स में, रोड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में और बहुत सारा इवन हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में तो खैर बराबर ही रखा है। हेल्थ सेक्टर में काफ़ी बजट बढ़ाया है। तो लेट्स सी जनरली क्या है कि बजट में तो काफ़ी कुछ होता है, पर उसमें कितना इम्प्लीमेंट होगा, दैट इज़ द पॉइंट टू सी। एज पर अगर हम जस्ट बजट को देखें तो इट अपीयर्स ओके टाइप ऑफ बजट। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए जरूरी है कि देश में आसानी से और कम कीमत में कच्चा माल मुहैया कराया जाए। लोहे और स्टील से जुड़ी एमएसएमई की मुश्किलों का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में भी जिक्र किया और उन्हें राहत भी दी। We have taken a number of steps to support the MSME sector. In this budget, I have provided 15,700 crores to this sector, more than double of the last year's B. MSMEs and other user industries have been severely hit by a recent sharp rise in iron and steel prices. Therefore, we are reducing customs duty uniformly to 7.5% on semis, flats, and long products of non-alloy, alloy, and stainless steels to provide relief to metal recyclers, mostly MSMEs. जानकारों का मानना है कि सस्ता कच्चा माल मिलने से उद्योग जगत के लिए आत्मनिर्भर बनना आसान होगा। हमें एपीआई पर जो दवा बनाने में मुख्य इंग्रेडिएंट हैं उसके लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है, विदेशों से मंगवाना पड़ता है। आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने 3 जोन बनाए हैं। हम उसमें भी अपनी डिपेंडेंसी कम करेंगे और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने में भी मदद मिलेगी।
इसके अलावा भी बजट में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग के 13 बड़े सेगमेंट को कवर करने वाली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना के तहत 5 साल में 1.97 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया गया है। 3 साल में 7 बड़े इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का भी ऐलान किया गया है। लॉजिस्टिक की लागत को कम करने के लिए मेक इन इंडिया की रणनीति को बजट के केंद्र में रखा गया है। और अभी तक जो एक्सपोर्ट होता है, अभी गारमेंट्स के अंदर हम बहुत पिछड़ रहे हैं, जिसके ऊपर हमारा जो मेन एक्सपोर्ट है, जिन चीज़ों का हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, उसके अंदर अब आइटमों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि और उसमें ज़्यादातर कृषि उत्पादन चीज़ें जो है, मसाले हैं, दालें हैं और भी कई आइटम हैं। जैसे हम अभी तक हम सभी कुछ इंपोर्ट कर रहे थे, फ्रूट भी हमारे यहाँ इंपोर्ट बहुत होता है, तो कृषि पे जोर देंगे तो जिससे क्या है कि मेक इन इंडिया का जो हमारा सपना जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। इसके अलावा भी कुछ पुरानी और नई योजनाओं से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और मेक इन इंडिया मिशन को बढ़ावा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के लिए 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। 3 साल में इसका लोन पोर्टफोलियो 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। R&D को प्रोत्साहन देने के लिए अगले 5 साल के दौरान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में 50,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल होगा। यानी इस बजट में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए ऐलान तो खूब किए गए हैं। अब अगर ये सब लागू भी सही तरीके से हो जाए तो फिर भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। 5 साल पहले पीएम ने पहली बार ऐलान किया था कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी की जाएगी। इस बार के बजट में इस लक्ष्य को हासिल करने का आखिरी मौका सरकार के पास था। कृषि के लिए जितने भी ऐलान इस बार के बजट में किए गए, उससे तय वक्त पर यह टारगेट पूरा होना मुश्किल हो गया है। इस बार के बजट में किसानों के लिए ऐलानों की बौछार की गई। किसान आंदोलन के मद्देनजर MSP और APMC का खास तौर पर जिक्र किया गया। इन ऐलानों पर किसानों और कृषि एक्सपर्ट्स की मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन इस बजट में सबसे ज्यादा नजर थी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की योजना पर। सबसे पहले 28 फरवरी 2016 को पीएम ने इसका ऐलान किया था, जिसमें 2022 में आजादी के 75 साल पूरे होने पर ये लक्ष्य हासिल करने का वादा किया गया था। भाइयों और बहनों, गांव और किसानों के लिए महायुति की सरकार ने निरंतर काम किया है। 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो, ये हमारा संकल्प है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जिस रफ्तार से कृषि को विकास करना था, वो रफ्तार आर्थिक मंदी के कहर के आगे कभी हासिल नहीं हुई। किसानों की आय 2022-23 तक दोगुनी करने के लिए कृषि की विकास दर को लक्ष्य तय से हासिल करने तक 10% होना चाहिए था, जबकि कृषि की सालाना विकास दर महज 2.9% है। अब टारगेट हासिल करने के लिए कृषि की विकास दर 15% से भी ज्यादा करने की जरूरत है, जो एक बेहद मुश्किल काम है। यही नहीं, मोदी सरकार की सत्ता संभालने के बाद से किसानों की आय में जो बदलाव हुआ है, वो भी खास उत्साह बढ़ाने वाला नहीं है। मनमोहन सरकार में किसानों की मासिक आमदनी 6,426 रुपए थी। मोदी सरकार में ये आंकड़ा बढ़कर 8,931 रुपए हो गया। यानी बीते 6 सालों में किसानों की आमदनी महज 2,505 रुपए ही बढ़ी है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में फिर से ये वादा दोहराया है, लेकिन अब 2022 तक ये हासिल कैसे होगा, इसका कोई रोड मैप नहीं बताया गया। The number of wheat growing farmers that were benefited increased in 2020-21 to 43.36 lakhs. जिस MSP को 1.5 गुना करने की बात की गई है, वो भी दलवाई कमेटी के फॉर्मूले के मुताबिक मिलेगा। ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। दरअसल अशोक दलवाई कमेटी ने सिफारिश की थी कि MSP तय करते वक्त फसल की लागत के आकलन को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
इसमें बीज, खाद, कीटनाशक के साथ साथ खेत मजदूरों पर कितना खर्चा करना पड़ेगा ये भी शामिल होना चाहिए। घर के जिन सदस्यों ने खेती बाड़ी के लिए काम किया उनकी मेहनत को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही ये भी देखना चाहिए कि खेती की जमीन से क्या रेट हासिल होता है।